इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। अब हम जो वर्डप्रेस प्लगइन है उसके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाते हैं, जिसमें फाइल स्ट्रक्चर अगर आप रखते हैं अपने वर्डप्रेस प्लगइन का तो वो एक बेहतर फाइल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें आप डिफरेंट फोल्डर्स में अपनी डिफरेंट फाइल्स को, फंक्शनैलिटीज़ को डिवाइड करें। उसके लिए हम अपने वर्डप्रेस के इस प्लगइन की इस मेन डायरेक्टरी में आ जाते हैं। ये आपके पास मेन प्लगइन फाइल है और यहाँ पर अब हम एक नई नई डायरेक्टरी बनाते हैं। इसमें आप इंक्लूड्स का पूरा फोल्डर भी बना सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में आप INC भी उसका नेम रख सकते हैं। इस INC के फोल्डर में फिर आप अपनी जो PHP फाइल्स हैं वो सारी रखेंगे, चंक्स में डिवाइड करके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड करेंगे। इसी एक ही फ़ाइल में हमने मेन प्लगइन फ़ाइल को क्लीन रखना है। इसमें सिर्फ हम दूसरी फाइल्स को इंक्लूड कर रहे होंगे, दूसरी फंक्शनैलिटीज़ को इंक्लूड कर रहे होंगे। हम इसमें रश नहीं मचाएंगे, इसको हमने क्लीन रखना है। आपने मॉड्यूलर प्लगइन रखना है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर रखना है कि आपको कल को आपको या आपके प्लगइन को समझने में किसी दूसरे डेवलपर को कोई मसला ना हो। INC के फोल्डर के अंदर भी फिर फर्दर सब फोल्डर भी हो सकते हैं। जब हम प्रोग्रेस करते जाएंगे थ्रू आउट इस प्लगइन को बनाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि INC के फोल्डर में भी हमें मज़ीद डायरेक्टरीज जो हैं वो हम बनाएंगे अगर ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो INC के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली आपकी जो PHP फाइल्स हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, ज़िंदा रहेंगी। उसके बाद INC के बाद अब आपके पास प्लगइन की अगर आपने बैकएंड पर CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स इंक्लूड करनी है अपने प्लगइन के साथ, तो उसके लिए आप एडमिन की एक डायरेक्टरी बना सकते हैं। और उसके बाद जो फ्रंट एंड लोडिंग स्क्रिप्ट्स हैं आपकी या फ्रंट एंड लोडिंग फंक्शनैलिटी है आपकी, उसको आप पब्लिक के फोल्डर में रख सकते हैं। यानी कि जो एसेट्स और CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स आपने फ्रंट एंड पर इंक्लूड करनी है ताकि आप बिहेवियर मॉडिफाई कर सकें किसी थीम का या किसी प्लगइन का, तो उसको आप प्लगइन पब्लिक की डायरेक्टरी में रख देंगे। उसके बाद ऑप्शनली जब हम एड ऑन अगर बिल्ड कर रहे हैं एलिमेंटोर का, तो उसके लिए फिर हम सेपरेट एलिमेंटोर की या वूकॉमर्स का एक्सटेंशन बिल्ड कर रहे हैं तो हम वूकॉमर्स की एक सेपरेट डायरेक्टरी जो है वो बना लेंगे, ताकि हमें पता हो कि कौन सी डायरेक्टरी में हमने कौन से जो फंक्शंस हैं या जो कोड है या जो एसेट्स हैं वो हमने कौन सी डायरेक्टरी में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर प्लगइन स्ट्रक्चर हमने फॉलो कर लिया, इसको आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। ये देखिए एडमिन के अंदर भी फिर फर्दर सब डायरेक्टरीज़ हैं आपके पास। ऑब्वियसली आपने CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स धड़ाधड़ एडमिन के अंदर डायरेक्ट ही नहीं फेंक देनी। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी बनानी है। CSS की डायरेक्टरी में CSS का कोड होगा और JS की डायरेक्टरी में JS का कोड होगा। और उसके अलावा अगर कोई इमेजेस वगैरह हैं तो वो आप इमेजेस की, सॉरी ये फाइल नेम नहीं रखना, हमने हमने डायरेक्टरी बनानी है न्यू फोल्डर, तो आप इमेजेस जो है वो उसमें उसमें फ़ोल्डर बना सकते हैं। पब्लिक फेसिंग के लिए भी आप इसी तरह से फ़ोल्डर बना लें। अब आप इसको एक भी कर सकते हैं, एसेट्स का फ़ोल्डर बनाकर उसके अंदर ही जो है वो CSS, इमेजेस और JS की फ़ाइल सारी रख लें और फिर उसमें आप इंक्लूड जो है वो एडमिन साइड पर करनी है या फ्रंट एंड पर करनी है वो आप उसको
जब आप फाइल इंक्लूड कर रहे होते हैं तो वो हुक लोकेशन आप अप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड पर सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए सेपरेट हुक है, और जो एक्शन है बेसिकली तो और बैकएंड पर जो आपने कोड सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स ऐड करनी है उसके लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो एक्शन जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो पब्लिक में भी मैं इसी तरह से सीएसएस की, जेएस की, ये हमने फाइल बना दी है, ये हमने डायरेक्टरी बनानी है जेएस, और यहाँ पर इमेजेस। ठीक है, अब ये आपकी पब्लिक की डायरेक्टरी में सारी फ्रंट फेसिंग फाइल्स हैं, सीएसएस, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट की। और जो एडमिन की डायरेक्टरी है उसके अंदर आपकी बैकएंड फाइल्स हैं, एसेट्स हैं, जिनमें सीएसएस, इमेजेस और जेएस की फाइल्स होंगी। उसके बाद जितनी भी पीएचपी फाइल्स आपने बनानी हैं अपने वर्डप्रेस प्लगइन में, उसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये कोड लाजमी ऑन टॉप ऑफ द फाइल आपने इस्तेमाल करना है, कि इस फाइल की डायरेक्ट एक्सेस आपने अलाउ नहीं करनी है। ये सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी मेजरमेंट्स में आता है आपके पास, कि अगर एब्सोल्यूट पाथ डिफाइंड नहीं है तो भाई इसको एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि ये जो पीएचपी फाइल है डायरेक्टली ब्राउज़र के थ्रू यूज़र यूआरएल इनपुट करके वहाँ से उसको हिट ना कर सके। क्योंकि अगर आपने ये कोड नहीं लिखा हुआ और डायरेक्टली यूज़र ब्राउज़र से उसे हिट करता है या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से हैकिंग अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हिट करता है, तो वो आपकी फंक्शनैलिटी रन होगी, जो कि एक मसला है। उस फाइल में लिखी गई फंक्शनैलिटी पर एग्जीक्यूट वो करेगा। इस तरह से क्या होगा कि ये आउटसाइड ऑफ द वर्डप्रेस, ये इसको थर्ड पार्टी या ब्राउज़र के थ्रू या किसी भी डिफरेंट टूल के थ्रू ये आपकी इस फाइल को एक्सेस नहीं करने देगा। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम चल रहे हैं, तो हमने अब यहाँ पर ये देखिए, उसने मेरे जो मैं बोलने लगा था वही पहले उसने मुझे सजेशन दे दी है। हम कॉन्स्टेंट्स डिफ़ाइन करते हैं और उन कॉन्स्टेंट्स के अंदर हम डिफरेंट जो वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बताया था, जो डायरेक्टरीज़ और डिफरेंट पाथ्स को डिटरमिन करते हैं, वो यहाँ पर आपने शुरू में डिफ़ाइन कर देने हैं, ताकि आपने जहाँ पर भी किसी फ़ाइल को ऐड करना है तो आपको पूरा जो है वो कोई फंक्शन ना लिखना पड़े, पाथ जो है वो आपको आसानी से उसका मिल जाए। अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि पाथ्स को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। सीएसएस या एसेट्स हैं जो आपने इंक्लूड करने हैं, वो डिफरेंट फंक्शन के थ्रू ऐड होंगे, और जो आपने पीएचपी फाइल्स जो हैं वो जो ऐड करनी हैं वो डिफरेंट फंक्शन के थ्रू आपकी जो है वो ऐड होंगी। एक ही फंक्शन दोनों के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सीएसएस या एसेट्स फाइल्स होती हैं वो नॉर्मली इस तरह से एचटीटीपीएस और फॉरवर्ड स्लैश वो उसका जो एसेट का पाथ बनता है वो उसको इंक्लूड करने के लिए सीएसएस या जेएस फाइल्स को वो इस्तेमाल करता है। लेकिन डिफरेंट सर्वर इन्वायरमेंट्स में जो पीएचपी की फाइल्स इंक्लूड करने के लिए डायरेक्टरी पाथ होता है वो डिफरेंट हो सकता है। विंडोज़ के ऊपर डिफरेंट हो सकता है, लिनक्स के ऊपर डिफरेंट हो सकता है, अपाचे के ऊपर, इंजिंक्स के ऊपर डिफरेंट पाथ्स टाइप्स हो सकती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए वर्डप्रेस ने आप लोगों को फंक्शन बना कर दिए हुए हैं कि आपने जब पीएचपी फाइल्स इंक्लूड करनी है तो आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लें, जो कि ये dir पाथ वाला नॉर्मली इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर इसको दोबारा से ले आता हूँ। वो अपनी तरफ से सजेशन देता जा रहा है कि ये करना क्या चाह रहा है। अब आप यहाँ पर हमने कांस्टेंट जो है वो डिफ़ाइन करना है। इसमें आप कांस्टेंट्स इस तरह के भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस का प्लगइन वर्जन आपका अगर आप यहाँ पर, अब ये जो वर्जन है और कांस्टेंट हम क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये डिफरेंट है। ये आपको फ्यूचर में कांस्टेंट्स इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको ये कांस्टेंट्स तब काम आएंगे जब आपने वर्डप्रेस के डेटाबेस में अपना कोई टेबल बनाया हुआ है और उसको आपने अपग्रेड या डाउनग्रेड करना है। तो आप उस फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस टेबल में अपना जो डेटाबेस वर्जन है वो भी इंक्लूड करेंगे, और प्लगइन वर्जन के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं बाद में कि अच्छा, वर्डप्रेस मैंने जो रिलीज़ किया था 1.1 उसमें डेटाबेस वर्जन ये था, और जो मैं नया वर्जन रिलीज़ कर रहा हूँ उसमें डेटाबेस वर्जन ये है।
मेबी आपने किसी पॉइंट पर ऐसी अपडेट्स पुश करनी हो जिसमें डेटाबेस में स्ट्रक्चर में आपने चेंज करना हो, कोई नया टेबल ऐड करना हो या एग्जिस्टिंग टेबल में आपने स्ट्रक्चर चेंज करना हो, तो ये आप अगर प्लगइन वर्जन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कांस्टेंट के तौर पर, तो ये आपको आपके प्लगइन में सहूलत देता है बाद में कि आप कंपेयर कर सकते हैं उसको डिफरेंट वर्जन्स के अगेंस्ट अपने डेटाबेस की और अपनी इसकी वर्डप्रेस की प्लगइन वर्जन के ऊपर। हम यहाँ पर पहले पाथिंग कुछ ले लेते हैं कि पीएचपी फाइल्स इंक्लूड करने के लिए हमें dir पाथ चाहिए। के लिए दोबारा से मैं डिफाइन, ये देखें अब मेरे पास आ गया है कि MSR प्लगइन डायरेक्टरी का कांस्टेंट मैंने डिफाइन करना है, तो उसके लिए उसने अप्रोप्रिएट फंक्शन खुद ही चूज़ कर लिया है कि प्लगइन की डायरेक्टरी का जो पाथ है वो यहाँ पर हमें इस फंक्शन में दे देगा। और इसको अगर मैं प्रिंट आर करता हूँ और अब हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में इसको रीलोड करते हैं, प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो हमारे प्लगइन ने एक फेटल एरर जनरेट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सही बात पर हैं। एरर ना आए तो फिर आपको मसला होगा, जो कि आई बिलीव ओके। तो यहाँ पर हमने इसकी एक जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं की है, वो इसको रीलोड करता हूँ। ये देखें, ये अब थोड़ा सा छुप गया है पीछे, लेकिन ये उसका जो प्लगइन डायरेक्टरी है वो उसने एग्जीक्यूट यहाँ पर मुझे उसका पाथ दे दिया। अब ये देखें यहाँ पर ये जो प्लगइन डायरेक्टरी है आपकी, ये देखें इसमें ये डिफरेंट तरीके से इसका जो पाथ है वो हमारे पास आ रहा है। पीएचपी फाइल्स इंक्लूड जब हमने करनी है, तो अगर ये हमने फंक्शन यूज़ कौन सा किया है, प्लगइन dir पाथ यूज़ किया है। अब हम प्लगइन dir URL यूज़ करते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पास जो पाथ है वो डिफरेंट है। वो अब हमारी वो सी लारागोन ये वो सो नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक सर्वर पाथ बना रहा है उसका। यहाँ पर अब हमारे पास ये जो प्लगइन का पाथ है एसेट्स वगैरह इंक्लूड करने के लिए हमारे पास ये आ रहा है करेक्ट पाथ, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली WP कंटेंट प्लगइन्स तक, वो MSR जो प्लगइन की डायरेक्टरी है वहाँ तक हमें ले आया है। उसके बाद अब हमने इस जो कांस्टेंट है इसे जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे फॉरवर्ड स्लैश लगाकर, ऑन टॉप ऑफ दैट हम अपना कनकैटिनेट कर लेंगे पाथ। तो इसी तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है वो कौन सी आउटपुट हमें दे रहा है। इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब ये देखें ये प्लगइन्स में कहाँ पर ये किस तरह का पाथ दे रहा है, सी लारागोन सो ऑन। तो ये सर्वर टू सर्वर डिफरेंट पाथ होगा। ये मेरे जो मैंने लोकल इंस्टॉल किया हुआ इसमें ये पाथ बन रहा है, लेकिन डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर इसका डिफरेंट पाथ जो है वो बनेगा। अगर आपने प्लगइन का बेस नेम हासिल करना है तो आप यहाँ से प्लगइन बेस नेम भी फैच कर सकते हैं। तो ये देखें, वो उसने प्लगइन बेस नेम जो फेच है वो MSR प्लगइन डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश MSR प्लगइन डॉट PHP जो फाइल है पूरी उसने आपको उसको दे दिया है। तो यहाँ पर प्लगइन dir पाथ को इस्तेमाल करते हैं। और ये अच्छा, इसमें डायरेक्टरी का अगर आपने URL फेच करना है तो ये प्लगइन डायरेक्टरी, अब इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ dir पाथ और ओके। और एक और हम कांस्टेंट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, वो होगा हमारे पास dir URL। तो इसमें हम प्लगइन्स की डायरेक्टरी का URL फेच करेंगे। ओके, और जो आप कांस्टेंट्स डिफाइन कर रहे हैं उसमें भी आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कांस्टेंट है जो मैंने पहले हमने डिस्कस भी किया है कि वो यूनिक नेम होना चाहिए आपका। उसका आपने कंकैटिनेट करना है अपनी एक प्रीफिक्स के साथ। और इसको मज़ीद चेक करने के लिए इसके ऊपर कि अगर किसी ने ये रख ही ना लिया हो, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इफ़ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं, इफ़ नॉट डिफाइंड, ये आप यहाँ पर इसको पास कर दें कि अगर तो ये कांस्टेंट डिफाइंड नहीं है तो ये कांस्टेंट जो है वो डिफाइन करो।
अगर ये डिफाइंड है तो इसे डिफाइन ना करो ताकि आपका कन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, इसी तरह से आप ये काम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे कांस्टेंट के लिए जो डायरेक्टरी यूआरएल का है आपके पास। ओके, और यहाँ पर सॉरी हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर इसको देना था। ओके, तो ये आपके पास प्लगइन की डायरेक्टरी का यूआरएल बन गया और ये आपके पास प्लगइन की डायरेक्टरी का पाथ बन गया। और अब हम इनको टेस्ट आउट करते हैं डिफरेंट पीएचपी फाइल्स को इंक्लूड करके, और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करना सीखते हैं कि एनक्यू स्क्रिप्ट्स कैसे आपने करनी है, कि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स आपने बैकएंड के लिए और फ्रंट एंड के लिए अपने प्लगइन में कैसे ऐड करनी है, और पीएचपी फाइल्स जो आप आईएनसी के फोल्डर में रखेंगे उनको आपने किस मेथड के थ्रू ऐड करना है। तो उसके लिए एडमिन साइट पर ही मैं सीएसएस की डायरेक्टरी में एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ admin डॉट सी एस एस। ओके, और पब्लिक साइट पर भी मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ public डॉट सी एस एस। ओके, फाइल्स की नेमिंग भी आप यूनिक रखने की कोशिश करें, प्लगइन अपने प्लगइन की प्रीफिक्स के साथ प्रीफिक्स कर लें तो बेहतर है आपके लिए। तो यहाँ पर अब हम जब आपने वर्डप्रेस में अपने प्लगइन के थ्रू बैकएंड पर या फ्रंट एंड पर कोई स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है जिनमें जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो सकती हैं, सीएसएस की फाइल्स हो सकती हैं। ओके, तो तो चलें, जो स्क्रिप्ट्स हैं उन्हें ऐड करने के लिए तरीका देखते हैं। उसके लिए आप सिंपली जो बेस्ट अप्रोच है वो पहले आप एक फ़ंक्शन बनाएं। फ़ंक्शन को आप कह लें कि जिस तरह की आपने स्क्रिप्ट्स आप इंक्लूड करने जा रहे हैं, आप कह लें कि MSR प्लगइन एडमिन स्क्रिप्ट्स। ये वो सजेशन देता जा रहा है लेकिन अभी सजेशन मैंने फॉलो नहीं करनी, मैं आपको डायरेक्टली जो है वो हम कोड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए दो सेपरेट फंक्शंस हैं जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर आपने सीएसएस फाइल इंक्लूड करनी है तो आप WP_enqueue स्टाइल का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इंक्लूड करनी है तो आप WP_enqueue स्क्रिप्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों फंक्शंस के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपने देखने हों, तो हम WP_enqueue स्क्रिप्ट और WP_enqueue स्टाइल के WP_enqueue स्टाइल का जो फंक्शन है इसके पैरामीटर्स में पहले उसका एक यूनिक नेम होता है, उस फाइल का सोर्स यानी कि फुल यूआरएल होता है, उसके बाद ऑप्शनली डिपेंडेंसीज होती हैं कि वो फ़ाइल किसी दूसरी फ़ाइल पर डिपेंडेंट तो नहीं है। जैसे कि अगर आप बूट्स आपकी जो सीएसएस फ़ाइल है उसमें ऐसी सीएसएस आपने लिखी हुई है जिसके लिए बूटस्ट्रैप का होना ज़रूरी है, तो आप बूटस्ट्रैप स्ट्रिंग में पास करेंगे। उसके बाद आप उस फाइल का वर्जन डिफ़ाइन करते हैं, और उसके बाद आप ऑप्शनली मीडिया का जो सहारा है वो भी ले सकते हैं, जिनमें अगर आप सिर्फ स्क्रीन और प्रिंट मीडिया के लिए इस CSS फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं, और इवन मीडिया क्वेरीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें आप ओरिएंटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ लैंडस्केप या पोर्ट्रेट पर ये एग्जीक्यूट हो, और इवन डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस के लिए भी आप CSS फाइल को लिमिट कर सकते हैं कि सिर्फ इस स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर ये CSS फाइल जो है वो इंक्लूड हो। उसके बाद एनक्यू स्क्रिप्ट्स का जो फंक्शन है इसके अंदर भी उसी तरह से सब कुछ सेम है। डिपेंडेंसी में इस तरह से है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो आपने ऐड करनी है, अगर आप वो डिपेंडेंट है jQuery के ऊपर, तो आपने पहले उसकी डिपेंडेंसीज में jQuery स्ट्रिंग को पास करना है। उसके बाद आपने वर्जन, और उसके बाद इसके आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रेटजी आप बता सकते हैं कि वो डिफ़र है या एसिंक है, या परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप को आइडिया होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के जो फाइल्स हैं वो जो आपने इंक्लूड करनी है वो किस तरह से ऐड करनी है। दोनों के डिफरेंट यूज़ केसेस हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें जो फंक्शनैलिटी लिखी है वो आपने एसिंक रखनी है या डिफ़र रखनी है। तो उसके बाद आप
इन फुटर का एक आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर है। इसमें आप क्या करते हैं कि आपने अपनी उस जावास्क्रिप्ट जितनी भी फाइल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हेडर में लोड करता है वर्डप्रेस, जो आप एनक्यू स्क्रिप्ट के ज़रिए ऐड करते हैं। लेकिन ये एक परफॉर्मेंस इशू है कि जब आप धड़ाधड़ मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स हेडर में लोड करते जाते हैं तो वो वेबसाइट जब लोड होती है तो हेडर में ये परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं कि वो मल्टीपल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को हेडर में होने के बाद उस जो आप उसकी स्पीड वगैरह है वो इम्पेक्ट हो जाती है, फंक्शनैलिटी इम्पेक्ट हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी अगर जावास्क्रिप्ट फाइल में कोई ऐसा क्रूशियल कोड या फंक्शन है जो कि आपको हेडर बनने के दौरान ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आने वाले किसी एलिमेंट को या डोम को आप जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं कुछ उसमें, तो उसके लिए अगर वो क्रूशियल है हेडर में रहना उसका, तो फिर आप उसको हेडर में रखें। अदरवाइज़ आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस में यही आता है कि आप उसे फुटर में लोड करें। तो हम जो है यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट और एक सीएसएस फाइल जो है वो लोड करके देख लेते हैं। जेएस में मैं admin.js की फ़ाइल भी बना लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जब आपने स्टाइल शीट की फ़ाइल ऐड करनी है तो आप WPENQUEUE स्टाइल, ये चूँकि मैंने ये देखें ये मैंने वो एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं वर्डप्रेस की स्निपेट्स वगैरह की, तो इसमें डिफरेंट स्निपेट्स, क्योंकि मल्टीपल स्निपेट्स में मल्टीपल एक्सटेंशंस में सेम स्निपेट्स के डिफरेंट तरीके से बताया गया है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनकी अवेलेबल है, जिसमें इस तरह से आप करेंगे तो ये देखें आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिल गई कि आपने हैंडल पहले बताना है, उसका सोर्स बताना है, डिपेंडेंसी जो है वो बतानी है, ये एरे हो सकती है, इसमें आप मल्टीपल जो है वो स्टाइल शीट फाइल्स को रेफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्जन बताते हैं और उसके बाद आप मीडिया बताते हैं। मीडिया की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम बारी बारी इस इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करते हैं, जिनमें सबसे पहले आपने एक यूनिक नेम देना होता है। ऑटो वाले की तरफ अभी मैं नहीं जा रहा, MSR प्लगइन एडमिन CSS इसे मैं कह लेता हूँ। आपने अप्रोप्रिएट यूनिक नेम देना है। अब यहाँ पर नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी साथ साथ बताता चलूँ कि जब आप अपनी CSS फाइल्स का नेम रख रहे होते हैं या CSS फाइल्स इंक्लूड कर रहे होते हैं एक आइडेंटिफायर के साथ, तो ऐसी CSS फाइल्स जो कि बाकी भी प्लगइन डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बड़ी एग्जांपल आपके पास बूटस्ट्रैप है, फ़ॉन्ट ऑसम है। फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी अगर आपने भी इंटीग्रेट की हुई है तो दूसरा डेवलपर भी इंटीग्रेट कर रहा है, तो उस सूरत में ऐसी स्टैंडर्ड CSS लाइब्रेरीज़ को आपने यूनिक नेम नहीं देना। उसमें इशू ये होगा कि उस डेवलपर जितने भी वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं वो कॉमन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अगर बूटस्ट्रैप है तो आपने बूटस्ट्रैप ही देना है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी दूसरे प्लगइन्स ने अगर बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल किया हुआ है, CSS फाइल्स बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी को यूज़ किया हुआ है, तो आप भी सेम नेम रखेंगे तो वर्डप्रेस इसको एक ही दफ़ा लोड करेगा। हाँ, अगर आपका कोई कस्टमाइज्ड बूटस्ट्रैप वर्जन है तब आप इसको यूनिक नेम दे लें। अदरवाइज़ फ़ॉन्ट ऑसम, बूटस्ट्रैप और इसी तरह से स्वाइपर वगैरह की जो लाइब्रेरीज़ हैं इनको आपने सेम नेम देना है, ताकि दूसरे प्लगइन्स भी अगर उस जितने भी बेस्ट वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो फॉलो करते हैं वो सेम नेम ही यूज़ करते हैं, ताकि इस तरह से यूज़र की साइट पर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि अगर 10 प्लगइन्स हैं, 10 के 10 ही बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं और सब ने अपना अपना नाम रखा हुआ है, तो वो बूटस्ट्रैप 10 दफ़ा लोड हो रहा है यूज़र के साइट पर। ये काम आपने नहीं करना। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं उनके आपने जो नेम है वो स्टैंडर्ड ही यूज़ करने हैं। वो आपने देख लेने हैं कि उसका जो नेम है वो आप सर्च कर लें, या आप स्लैक का जो वर्डप्रेस का आपको मैंने बताया हुआ था ग्रुप, वो इसीलिए बना हुआ है, वहाँ पर आप डिस्कस कर लें कि बाकी डेवलपर्स जो हैं वो इस लाइब्रेरी के लिए कौन सा नेम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर बाकी डेवलपर्स बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में डेवलपर्स हैं, वो आपको बता देंगे कि भाई ये वाला नेम जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो आपने इस तरह की लाइब्रेरीज़ के लिए यूनिक नेम नहीं रखना, वो उसी लाइब्रेरी का रखना है। हाँ, जो आपकी स्क्रिप्ट है जो कि अभी हमने रखा था जो आपकी यूनिक है उसको आपने एक यूनिक नेम दे देना है। उसके बाद आपने उसका सोर्स बताना है। सोर्स अब अगर हम यहाँ पर इसे बताते हैं कि यहाँ यार एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास CSS के फ़ोल्डर के अंदर CSS के फ़ोल्डर के अंदर admin.css की फ़ाइल है, लेकिन
यहाँ पर ये पाथ इस तरह से आप दे देंगे तो इसको कोई पता नहीं है वर्डप्रेस को कि ये सीएसएस फाइल एग्जिस्ट करती है, ये एरर आएगा आपके पास, इसको हम देख भी लेते हैं। अब डिपेंडेंसीज में आपने बता देना है कि अगर तो वो डिपेंडेंसी है उसकी, वो आपने एरे की सूरत में पास करनी है और हर एक वैल्यू इस तरह से आपने सेपरेट करते जाने हैं। जैसे कि अगर ये सीएसएस फाइल जो है वो बूटस्ट्रैप पर डिपेंडेंट है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको डिपेंडेंसी में पास कर दें। किसी और सीएसएस फाइल पर भी ये डिपेंडेंट है तो आपने इसी तरह से एरे में पास करते जाना है। तो अभी ये हमारी फ़ाइल जो है वो किसी भी दूसरी लाइब्रेरी या इवन आपकी ही दूसरी किसी सीएसएस फाइल पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको एक वर्जन आप ज़रूर असाइन किया करें अपनी जितनी भी सीएसएस फाइल्स हैं वो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। और बार बार हर जगह पर वर्जन नंबर मैनुअली देने से बेहतर है कि यहाँ पर जो मैंने आपको हमने ये इसके कॉन्स्टेंट्स डिफ़ाइन करते हुए मेरे ख्याल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप प्लगइन का वर्जन जो है वो एक ही दफ़ा कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कह लेता हूँ कि अगर MSR प्लगइन वर्जन डिफ़ाइंड नहीं है तो ये डिफ़ाइन कर दो MSR प्लगइन वर्जन। और यहाँ पर अब हम अपने प्लगइन का, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जगह पर ये यूज़ हो सकता है। तो आपने फिर जब प्लगइन अपडेट वगैरह करना है तो आपने यहाँ पर भी वर्जन अपडेट कर देना। तो अब बजाय इसके कि हम जो है वो मैनुअली वर्जन हर जगह पर पास करें, हम सिंपली इसका जो कांस्टेंट है वो यूज़ कर लेते हैं। तो जो भी हम स्क्रिप्ट ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी स्क्रिप्ट्स हैं, अब इसमें भी आपने एक ख्याल ये रखना है कि जैसे आप फ़ॉन्ट्स ऑसम की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अपने वर्जन्स हैं। तो आपने उनका वो उसके लिए आपने ये कांस्टेंट नहीं लगा देना, उसके लिए आपने स्ट्रिंग की सूरत में वही वर्जन पास करना है जो कि वो उस लाइब्रेरी का जिस वर्जन के ऊपर आप हैं। अब उसकी अपडेट्स भी आती रहती हैं, तो यहाँ से आपको भी आइडिया होगा जब ये स्क्रिप्ट लोड होगी या ये स्टाइल शीट लोड होगी तो इसमें साथ वर्जन नंबर आ रहा होता है यूआरएल में। तो वो फिर आपको पता लग जाएगा या दूसरे डेवलपर को भी पता लग सकता है कि अच्छा इसने बूटस्ट्रैप का ये वाला वर्जन यूज़ किया हुआ, सो ऑन। तो ये आपके पास एक CSS फाइल ऐड हो गई। इसी तरह से WP-enqueue स्क्रिप्ट का फंक्शन है, उसी तरह से आपके पास हैंडल्स हैं। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले हम CSS फाइल को इंक्लूड करके देख लेते हैं। अब ये देखिए, अभी ये जो हमने यहाँ तक ऐड किया है, अब हमें पाथ भी चाहिए। यहाँ तक ये पाथ करेक्ट नहीं बन रहा, उसको नहीं पता कि इसके आगे पीछे क्या है, पीछे वाला स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने इसको कैसे ऐड करना है। इसीलिए हमने ये दो कांस्टेंट डिफाइन किए थे। जब आपने PHP फाइल्स इंक्लूड करनी है तो ये प्लगइन dir पाथ यूज़ कर लेना। इसको देखेंगे इंक्लूड करते हुए कि अगर कोई मसला आया तो इसको मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। ये तो अब ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया था, बाज़ औक़ात हमें मॉडिफाई करना पड़ता है डिफरेंट सर्वर इन्वायरमेंट्स के लिए। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये पाथ नहीं हमने कॉपी करना। जब आपने एसेट्स लोड करने हैं, CSS फाइल्स, इमेजेस या जावास्क्रिप्ट फाइल्स, तब आपने डायरेक्टरी का URL यूज़ करना है और इसको हमने सिर्फ इसके साथ सिंपली कंकैटिनेट कर देना। अब इसके पास पीछे से पूरा URL आ गया और ये उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अब ये जो URL बनता है उसमें /एंड पर ऑटोमेटिकली लगी होती है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने शुरू में // नहीं लगानी, आपने जस्ट अपना डायरेक्टरी नेम टाइप करना शुरू करना है। ये अगर आपकी मेन डायरेक्टरी में ही पड़ी हुई है फाइल तो आपने सिर्फ उसका नेम दे देना है। तो यहाँ अब तक आ गए। अब इसके बाद अभी तक वर्डप्रेस को ये नहीं पता कि हमने इन स्क्रिप्ट्स को कहाँ पर इंक्लूड करना है। ये बताएगा आपका एक्शन। ऐड एक्शन के मेथड के ज़रिए आप डिफरेंट जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं वर्डप्रेस के, वो सब के अपने अपने नेम हैं और वो आपने देखने हो कि आप कहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो प्लगइन हैंडबुक में हुक्स का सेक्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक्शंस का रेफरेंस और फिल्टर्स का रेफरेंस मिलेगा। फिल्टर्स के रेफरेंस को बाद में देखते हैं। एक्शंस के रेफरेंस में आप देखेंगे तो जितने भी एक्शंस हैं, ये दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्शन हुक्स अवेलेबल इन वर्डप्रेस 2.1 एंड अबव। ये वर्डप्रेस 2.1 से लेकर अभी तक जो चलते आ रहे हैं सारे जो एक्शंस हैं, हुक्स के जो एक्शंस हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो आपने यहाँ से अप्रोप्रिएट, या आप देख भी सकते हैं कि किस में कौन सा जो ये देखिए WP-enqueue स्क्रिप्ट्स है, व्हेन स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स आर एनक्यूड। और ये डिफरेंट एक्शंस, जब वर्डप्रेस एक दफ़ा एक जो पेज जनरेट करता है, लोड करता है, तो सैकड़ों की तादाद में एक्शंस परफॉर्म होते हैं। उन एक्शंस में से एक एक्शन ये हमारे पास एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट्स का है। ऐड
एक्शन, ये देखिए इसने खुद ही बता दिया, इसको मैं टैप कर ही लेता हूँ, इसको इतना भी नाराज़ नहीं करते। अब ऐड एडमिन स्क्रिप्ट्स का जो एक्शन है, अगर आप यहाँ पर ढूँढेंगे भी तो आपको मिल जाएगा। ये देखें ऐड एनक्यू स्क्रिप्ट्स, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। फायर्स व्हेन एनक्यूइंग स्क्रिप्ट्स फॉर ऑल एडमिन पेजेस। तो ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, जब ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जनरेट होता है तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट या सीएसएस फाइल्स आप जो इंक्लूड होती हैं या जो लोड होती हैं, वो इस जो एक्शन है इसके ऊपर लोड होती हैं। तो ये करता क्या है कि जितने भी जो डेवलपर्स हैं, थीम डेवलपर्स हैं, प्लगइन डेवलपर्स हैं, या जो प्लगइन्स और थीम्स हैं, वो इस एक्शन को यूज़ करती हैं और इसके साथ सेकंड पैरामीटर में अपना फंक्शन अटैच कर देती हैं। अब इस फंक्शन में है क्या कि आपकी जितनी स्टाइल शीट्स और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर देते हैं, और इस फंक्शन के साथ ये इस एक्शन, ये जब एक्शन फायर होता है वर्डप्रेस के बैकएंड पर लोड, अब ये एडमिन एनक्यू स्क्रिप्ट्स और फ्रंट एंड पर एनक्यू स्क्रिप्ट्स के लिए डिफरेंट एक्शंस हैं। तो आपने फ्रंट एंड के लिए हमने अप्रोप्रिएट दूसरा एक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि वर्डप्रेस के जो एडमिन पेजेस, जब वो वर्डप्रेस का एडमिन लोड हो रहा है, तो जब जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल्स लोड करता है वर्डप्रेस, तो ये इसमें आपकी भी फाइल्स अब इंक्लूड हो गई हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि ये सक्सेसफुली इंक्लूड हुई है या नहीं, हम क्या करते हैं कि सिर्फ एडमिन डॉट सी एस एस के फाइल में आते हैं और जो बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली रहने देते हैं चेंज करने को। कलर हम कोई ऐसा रखते हैं जो कि हमें पता भी लगे कि चेंज हुआ है, ब्लू कर देते हैं। ओके, अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं और एक दफ़ा इस पेज को रीलोड करते हैं। तो हमारे पास कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला, तो हम दोबारा से अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने कहीं पर कोई पाथ मिस तो नहीं किया, कोई गड़बड़ तो नहीं की। यहाँ पर देख लेते हैं, नेमिंग भी ठीक है हमारी, फंक्शन भी ठीक हैं। हाँ से अच्छा, ये एम्प्टी अरे पास की हुई है, मेरे ख्याल से इसका इशू होगा, इसको हम वैसे ही एम्प्टी पास कर देते हैं। ओके, तो वो अरे जब हमने पास कर दिया तो उसको फिर भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये कहना चाह रहा है, और वो उसको समझ नहीं आ रही थी। तो ये देखें, ये अब हमारी जो सीएसएस फाइल है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट बैकएंड पर इंक्लूड हो गई है। वेबसाइट का फ्रंट एंड हम देखेंगे, उसमें हमारे पास कोई भी चेंज हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो स्टाइल शीट फाइल है वो सिर्फ एडमिन पेजेस के ऊपर ऐड हुई है। इसी तरह से हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसको हम अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसमें इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जो इसका हैंडल है वो, अब सिर्फ एंड में हमने चेंज क्या करना है कि जेएस कर देते हैं, इसे मेन जेएस फाइल है हमारी। यही पाथ हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और अब हम इसे बता देते हैं कि जेएस के फोल्डर के अंदर एडमिन डॉट जेएस की फ़ाइल है। डिपेंडेंसी इसकी कोई नहीं है, जो वर्जन डिपेंडेंसी कोई नहीं है, तो इसी तरह से हम करते हैं। एरे वाली हमने गलती की थी, एम्प्टी पास कर देते हैं, और उसके बाद जो इसका वर्जन है वो उसी तरह से, चूँकि हमारी ये अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, तो हम अपने प्लगइन का ही वर्जन इसे साथ देंगे। और उसके बाद जो इन फुटर के लिए, अगर आपने इसको अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हेडर में चली जाएगी, लेकिन हम इसको ट्रू कर देते हैं कि ये स्क्रिप्ट जो है वो हमारी फुटर में एग्जीक्यूट हो। तो अब ये देखें कि एक ही जो फंक्शन है वो मल्टीपल टाइप ऑफ फाइल्स हैंडल कर रहा है, जिसमें एनक्यू स्टाइल भी, स्टाइल शीट फाइल्स भी, और स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी, और एक ही एक्शन जो है वो इन सब को हैंडल कर रहा है। अब हम करते क्या है कि इसको चेक करने के लिए हम सिंपली एक अलर्ट दे देते हैं। वैसे कंसोल डॉट लॉग करना चाहिए, लेकिन हम अलर्ट करते हैं ताकि पता लग जाए वर्डप्रेस के बैकएंड को भी। ये लें जी, अब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल भी हमारे बैकएंड पर लोड हो गई है। अगर फ्रंट एंड लोड करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस की जो स्क्रिप्ट और स्टाइल्स हैं उसको वर्डप्रेस के एडमिन में इस तरह से लोड कर सकते हैं। इसी तरह से इसको हम थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं और फ्रंट एंड स्क्रिप्ट्स भी लोड करना सीख लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं पब्लिक स्क्रिप्ट्स, ठीक है जी। और यहाँ पर पब्लिक स्क्रिप्ट्स, और इसमें सिंपली हमारे पास एडमिन एंड
क्यू स्क्रिप्ट की बजाय WP एंड क्यू स्क्रिप्ट्स आएगा। इसको हम अब एडमिन की बजाय पब्लिक कर देते हैं। और चूँकि एक ब्लॉक बेस्ड थीम हम यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड पर, मे बी उसमें वो उस तरह से वो CSS फाइल वो ओवरराइड ना हो, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। CSS में ये हमारे पास public.css है, और JS में इसी तरह से एक नई फाइल बना लेते हैं public.js। ओके, इसी तरह से इसमें भी हम लोड कर लेते हैं और इसको हम कह लेते हैं हेलो पब्लिक, ताकि हमें पता लगे कि पब्लिक वाली जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से रहने देते हैं, और प्लगइन का नेम ऑब्वियसली ये ओके ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया हुआ है। और अब हम क्या करते हैं कि CSS को चेक करने के लिए public.css में बॉडी का एक बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू, और इसको साथ ही इम्पोर्टेंट भी लगा देते हैं ताकि पता लग जाए, बाकी फ्रंट एंड पर शायद ओवरराइड भी हो जाए हमारे पास। ठीक है जी, और अब हम बैकएंड को रीलोड करते हैं। बैकएंड हमारा वापस उसी हालत में आ गया। फ्रंट एंड को लोड करते हैं तो फ्रंट एंड पर हमारे पास नहीं आया, मे बी ब्लॉक बेस्ड थीम जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन ब्लॉक बेस्ड थीम का मसला नहीं है, हमारी जो फाइल है वो ही इंक्लूड नहीं हो रही है। public.css की फाइल ही वो नोट फाउंड उसे कह रहा है। ओके, तो ये देखिए हमने पास में गड़बड़ की हुई है ना, हमने यहाँ पर पब्लिक देना है और यहाँ पर भी पब्लिक देना है। ये लें जी, उसने फ्रंट एंड पर भी तबाही मचा दी है, नीला कर दिया सब कुछ, और जो जो थीम की स्टाइल शीट है उसको भी बेसिकली ओवरराइड कर दिया है। तो आप अपने प्लगइन्स के ज़रिए दूसरी थीम्स की स्टाइलिंग को भी हाईजैक कर सकते हैं, लेकिन आपने हाईजैक करना नहीं है। तो इस तरह से आप जो है वो जो CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने रश नहीं डालना, अपनी इस मेन प्लगइन फाइल को ब्लोटेड नहीं बना देना। अब हम क्या करते हैं कि हम मॉड्यूलर फॉर्म में जाते हैं, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और INC के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ scripts.php। ओके, और यहाँ पर सॉरी, हमने PHP का ओपनिंग टैग तो लगाया नहीं। ओके, अब जितनी भी जो इंडिविजुअल फाइल्स होती हैं उनमें सिर्फ ओपनिंग टैग लगाने की ज़रूरत है, आपको क्लोजिंग टैग PHP के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्डप्रेस के प्लगइन्स में भी इसी तरह से चलता है, कहाँ आपको क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग खुद ही हो रही है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अब हम इसको कह लेते हैं इंक्लूड स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स। ओके, अब यहाँ पर आपने रिक्वायर वंस और रिक्वायर, इनमें से आपने अप्रोप्रिएट चूज़ करना है कि आप कौन सा जो मेथड है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसमें डिफरेंस यही है, ये आगे बता रहा है कि रिक्वायर वंस स्टेटमेंट आइडेंटिकल टू रिक्वायर है, लेकिन ये एक्सेप्ट ये देखती है कि अगर ये फ़ाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं है। तो वो अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करेगा। उसके बाद अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो पाथ बनेगा वो डायरेक्टरी वाला नहीं होगा। डायरेक्टरी यूआरएल हम देंगे तो ये फाइल इंक्लूड नहीं होगी। मैं इसको डायरेक्टरी यूआरएल यहाँ पर देता हूँ और साथ इसके कंकैटिनेट कर देता हूँ INC में scripts.php की फ़ाइल, और अभी धमाका होने लगा। ये लें जी, उसने कह दिया कि ओए होए होए क्या कर दिया आपने, हमें डायरेक्टरी पाथ चाहिए भाई, यूआरएल नहीं चाहिए। यूआरएल आपको स्टाइल शीट्स और एसेट्स, स्टैटिक एसेट्स फाइल्स के लिए चाहिए होता है। इसको अब हम पाथ यूज़ करते हैं। तो अब ये देखिए, अब हमारी फ़ाइल इंक्लूड हो गई है। अब इसका सबूत हमने देखना है तो इसको रीलोड करेंगे। सबूत यही है कि इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये प्रॉपरली हमारी यहाँ पर इंक्लूड हो गई हैं। तो अब हमने दोनों मेथड देख लिए, स्क्रिप्ट्स और स्टाइल्स को भी इंक्लूड करना डायरेक्टरी यूआरएल के साथ, और प्लगइन डायरेक्टरी पाथ के साथ जो इंडिविजुअल आपकी सब PHP फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करना। तो ये आपने अब ज़हन नशीन कर लेना है। अब इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर था। ये चैप्टर्स लंबे इसीलिए हो रहे हैं कि आप लोगों को पूरी चीज़ समझाने पर टाइम लग रहा है कि आपको बेस समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे दूसरे कोर्सेज़ में पहले भी जो मैंने कोर्सेज़ बनाए थे उनमें ये एक शिकवा रहा है कि आप एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे, बस यूज़ करते जा रहे हो। तो अब आ जाओ भाई सारे, वो जो कहते थे कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो अब आप देखो एक्सप्लेनेशन फिर इसी तरह से इतना टाइम लेती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग टिके रहे टिके रहेंगे हमारे इस प्लगइन के कोर्स में, और आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो चलें जंप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।